हाय। आज है डे 1 और हमने जो स्टडी प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आज लेक्चर 1 है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का थ्योरी पोर्शन। बाकी क्लासेस में हम न्यूमेरिकल और बाकी सब कवर करेंगे, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड देखेंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले कंपनी क्या होता है, डिफाइन कंपनी। तो कंपनी की डेफिनेशंस सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग्स दिए हैं इसके, वो डिफाइन किया है, इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया मीनिंग के अंदर। उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हमें जो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशंस दी होती है सेक्शंस के साथ, उनको कंसिडर करना होता है। तो प्रेफर करना एग्जाम में आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का यूज करें, ना कि किसी राइटर की दी हुई डेफिनेशंस का, क्योंकि जो भी किसी की दी हुई डेफिनेशंस है या किसी का बताया हुआ मीनिंग किसी ने भी बताया हो, उस पर फिर भी कोई क्वेश्चन किया जा सकता है आपको, लेकिन जब आप एक्ट की डेफिनेशन देंगे तो उसमें मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होता है। तो कंपनी को सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में, जो बोलता है कंपनी टू मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो है जो इस एक्ट के अंडर या किसी और एक्ट के अंडर एज ए कंपनी रजिस्टर की गई है। किसी और एक्ट के अंदर पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 है ना, अभी 2013 नया आया है। पहला जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो उसमें पहले किसी और एक्ट में या इस नए एक्ट में जिसको कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर करा दिया गया है, उसे हम कंपनी बोलेंगे। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होनी जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, वो यूजफुल होता है लेकिन जरूरी नहीं है आप कंपनी अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर कराएं। लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती है, इसमें कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना। फिर सेपरेट लीगल इंटाइटिटी। एक स्टेटमेंट है, मैन मे कम मैन मे गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एक तो इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, दूसरा इसका सेपरेट लीगल एंटाइटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटाइटिटी लोगों जो ओनर्स या पीपल है, जो भी मेंबर्स है कंपनी के, वो उनसे अलग आइडेंटिटी है कंपनी की, है ना। इसको इसके साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, सेपरेट लीगल एंटाइटिटी को परपेचुअल एग्जिस्टेंस के साथ, कि मेंबर कोई डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी या रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी की एग्जिस्टेंस को या कंपनी के स्टेटस को। लोग आए लोग जाएं लोग ना रहे कंपनी में, लेकिन उसके बाद भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। वो ऐसा नहीं है कि ओनर की आइडेंटिटी कंपनी क्या है, मतलब कल को अगर है ना कोई मेंबर की डेथ हो जा रही है तो कंपनी खत्म हो जाए, जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या ऐसा होता है ना कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है या डेथ हो जा रही है, रिटायरमेंट के बाद भी पार्टनरशिप में चेंज होता है स्ट्रक्चर में। कंपनी में ऐसा नहीं होता, लोग रहे ना रहे कंपनी हमेशा रहेगी। मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। दूसरी बात लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, अनलिमिटेड कंपनी अलग होती है, लेकिन इन जनरल लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना शेयर्स है उतना ही कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, इट्स मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर इट्स डेब्ट्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी नहीं है कंपनी की लाइबिलिटी, वो कंपनी की है। जो कर्जा कंपनी ने लिया उसको कंपनी चुकाएगी, मेंबर्स नहीं चुकाएंगे। मेंबर्स सिर्फ उतना ही पैसा देंगे उनके शेयर पे जितना उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख के शेयर खरीद रखे हैं और मैंने 50,000 पे कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 और दिया जा सकता है मेरी तरफ से। अगर उसके बाद भी कंपनी का डेब्ट या कर्ज नहीं चुक रहा है तो वो कंपनी की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ जितना अमाउंट मैंने शेयर पे नहीं किया अभी तक उतना ही करेंगे। तो कंपनी के केस में हाँ, जो मेंबर्स है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ट्रांसफर
अच्छा, जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा स्टॉक मार्केट किस लिए है ना, ऐसा ही तो होता है ना, एक आदमी शेयर्स बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो शेयर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा है उन लोगों ने, तो वो अपने इंटरेस्ट को एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ट्रांसफर पे, लेकिन हाँ प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर पे तो रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, वो कुछ कुछ चीजें ना वो कंडीशंस बेस्ड होती हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और स्टॉक मार्केट में आराम से ट्रेड होती हैं सिक्योरिटीज या शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, तो ट्रांसफर पॉसिबल है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो गया है कि डेथ, कंपनी की डेथ नहीं होती, कंपनी का रिटायरमेंट जैसा कुछ कुछ नहीं होता है, मेंबर्स अगर आ रहे हैं मेंबर्स जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अभी भी वही की वही है। कॉमन सील होता है जो कंपनी का सिग्नेचर होता है, कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर होता है। डायरेक्टर्स यूज द सील टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास होता है ये सील, और जब भी कोई साइन करना होगा कंपनी के बिहाफ पे तो ये सील लगना कंपल्सरी है। जब तक डॉक्यूमेंट पे सील नहीं लगा हुआ है इसका मतलब कंपनी ने उसको साइन नहीं किया है, उसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस डॉक्यूमेंट के लिए। अगर सील लगा हुआ है, डायरेक्टर्स की साइन भी साथ में है, इसका मतलब अब कंपनी लाइबल है, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब शेयर्स क्या होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुना है, शेयर मार्केट, शेयर्स। तो कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है कंपनी की, इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड इज ऑफर्ड फॉर सेल टू रेज कैपिटल फॉर द कंपनी। एक यूनिट मतलब शेयर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का 1 लाख की, इतना कम होता नहीं है वैसे तो, लेकिन चलिए 1 लाख शेयर कैपिटल है, कोई कंपनी है, अब उनको शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने या जो भी शेयर्स पब्लिक में इशू करना है, तो 1 लाख को उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 पर शेयर चार्ज करेंगे, तो उस हिसाब से उनके पास टोटल कितने शेयर है, 1000 शेयर्स है। तो ये 1000 शेयर्स कैसे निकला, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 शेयर, कितने का है, एट ₹100, और 1 लाख की कैपिटल है तो हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, ऐसे निकलता है। टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है शेयर्स के अंदर, और ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड इज ऑफर्ड टू सेल, और हर एक शेयर एक यूनिट है ओनरशिप की, है ना, मेरे पास 1000 शेयर्स की ओनरशिप है, मेरे पास 50 की शेयर्स की ओनरशिप है, या मेरे पास 10 शेयर्स की ओनरशिप है, तो हर एक यूनिट ओनरशिप है कंपनी के अंदर, और उनको बेचा जाता है कैपिटल के लिए, कैपिटल रिलीज करने के लिए। 2 तरह के शेयर्स होते हैं इन जनरल, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, हमेशा यही नाम सुनने को मिलता है, और सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स, ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स, जब हम इन जनरल बात कर रहे हो तो हम कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे सामने में, तो जब हम बोल रहे हैं शेयर्स, इसका मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे होंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, नाम ऑर्डिनरी है खाली, ऐसा नहीं है ये ऑर्डिनरी और इनका फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनसे, नहीं नहीं, बीइंग इशूड बाय कुछ ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ट्रेडेड एक्टिवली बाय इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट में बहुत खरीदा बेचा जा रहा है इन्हें। एज एन इक्विटी शेयर होल्डर यू आर नॉट ओनली इन, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं और राइट टू रिसीव डिविडेंड भी होता है, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना डिसाइड कर दिया गया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, जैसे सबको सारा इंटरेस्ट चुका दिया है, जो भी इंटरेस्ट पे करना था डिबेंचर्स को वो दे दिया है, जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का बनता था वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दे दिया है, अब जो बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट भी है वोटिंग का, और उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड सरप्लस, जो आखिर में जो बच गया। अब ये ओनर्स होते हैं कंपनी के ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर्स कंसीडर किया जाता है कंपनी का, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना बचे, ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा कुछ बच जाए, इन द एंड जो प्रॉफिट है उसमें से बहुत सारा सरप्लस बच जाए, तो उनको ज्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो जाए किसी भी कारण से, अगर जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है, तो उस केस में सबसे पहले
पैसा किसका, डिबेंचर्स का वापस किया जाएगा, सबसे सेफ होते हैं, अपना पैसा लेकर साइड। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स अपना पैसा लेकर साइड हो जाएंगे। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को सारी लाइफ सब चुका जाने के बाद कुछ बचेगा तो उसमें से मिलेगा, वरना नहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओनर्स होते हैं। प्रॉफिट इनका है तो रिस्क भी इन्हीं का है, सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं का होता है। अगर रिस्क है तो सर क्यों खरीदते हैं लोग इक्विटी शेयर्स को? इतना रिस्क है तो ना खरीदे ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी तो सबसे ज्यादा है ना। बिजनेस में पढ़ते हैं ना, जहां रिस्क ज्यादा है वहीं प्रॉफिट ज्यादा है, और रिस्क है तो चांस लेना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस मिलती है इनको रिसीविंग डिविडेंड कंपेयर टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से। जब कंपेयर किया जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पहले दिया जाता है डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को बाद में नंबर आता है। ऑल्सो जब लिक्विडेशन, अभी वाइंडिंग अप की बात की थी, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे किया जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उनका पैसा और रिटर्न। इसके टाइप्स होता है, इन जनरल टाइप्स को कोई पूछता नहीं एग्जाम में ना, बहुत कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव में होता है कि कम्युलेटिव में क्या होता है कि मेरा इस वक्त जो मुझे डिविडेंड प्रॉमिस किया गया था, फॉर एग्जांपल 10,000 डिविडेंड मुझे हर महीने मिलने वाला, हाँ मतलब हर एक साल में पर एनम, या जैसे भी कंपनी की पॉलिसी अनाउंस करने वाले थे वो, अगर मुझे इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, और डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, चार्ज नहीं है ये कि आपको लॉस है तो उसके बाद भी दिया जाएगा। लोन थोड़ी है कि आपको पैसा नहीं है कंपनी के पास लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना जरूरी है, नहीं, ये प्रॉफिट में से दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन कम्युलेटिव हमने प्रॉमिस किया आपको देंगे ही देंगे। इस बार नहीं बन रहा है, हमने क्या किया, इस बार का 10,000 था और अगली बार का 10,000 जोड़कर एक साथ 20,000 दे दिया अगले साल, या फिर अगले साल भी नहीं हुआ तो उससे अगले साल प्रॉफिट हुआ है तो हमने टोटल 3 साल का बकाया 30,000 दे दिया। ऐसा कम्युलेटिव में होता है, नॉन कम्युलेटिव में नहीं होता। अगर इस साल आपको पेमेंट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिल पाया तो भूल जाओ, अगले साल भी ये वाला डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, पिछले साल वाला, अब अगला डिविडेंड शायद मिल जाए। तो नॉन कम्युलेटिव में जुड़ता नहीं है आपका बकाया बचा हुआ डिविडेंड, कम्युलेटिव में जुड़ जाता है। इस साल नहीं मिल रहा है, अगले साल इस साल का भी मिल जाएगा और अगले साल का भी मिल जाएगा। तो कम्युलेटिव में ये होता है, नाम से ही है, टोटल हो जा रहा है। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग को हम इन जनरल वोटिंग राइट से जोड़ लेते हैं कि पार्टिसिपेट मतलब कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर रहे, नॉन पार्टिसिपेट मतलब वोटिंग नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। इसका वोटिंग राइट से कोई कनेक्शन नहीं है। पार्टिसिपेटिंग मतलब सबको पेमेंट करने के बाद डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने भी डिविडेंड ले लिया, फिर जो भी बच जा रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये है ना। सारा पेमेंट होने के बाद डिविडेंड में जो फिर डिविडेंड, अगर फिर भी कुछ प्रॉफिट बच जा रहा है रेगुलर के बाद भी, जिनको जितना जितना देना था उतना उतना दे देंगे। एक डिसाइडेड रेट होता है ना कि भाई इतना डिविडेंड पे करेंगे, इतना इतना दे दिए। अब सबको मिल जाने के बाद जो बच जा रहा है उसमें भी ये ले सकते हैं, इनके पास राइट होता है कि उसमें से भी इनको मिलेगा, बचे हुए के में भी। फिर कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब एक वक्त के बाद आपको, आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। एक सिचुएशन के बाद आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अपने कन्वर्टिबल शेयर्स को। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल वो शेयर्स होते हैं कि एक वक्त के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स्ड प्राइस पे आपके शेयर्स को कंपनी खरीद लेगी और आपका पैसा वापस हो जाएगा। एक फिक्स टाइम के बाद आपके शेयर्स का पैसा वापस मिल जाता है, कंपनी आपसे वापस खरीद लेती है आपके शेयर्स। इरिडीमेबल में ऐसा नहीं होता है। रिडीमेबल में एक टाइम के बाद आप अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हैं, वो आपका पैसा रिटर्न कर देगी एक फिक्स टाइम के बाद। लेकिन आजकल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करना बंद कर रखा है, आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मीनिंग समझने के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट, अरे खुल जाओ भाई, स्लाइड नहीं चल रहा है। फिर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अभी हमने कंपनी पढ़ा, शेयर पढ़ लिए क्या होते हैं, अलग अलग शेयर्स ना, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के
अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए। अब आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? A company's amount of money legally raised through the sale of shares। एक कंपनी ने जो लीगली, जो भी रूल्स और कंडीशंस है कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए, शेयर कैपिटल लेने के लिए या शेयर कैपिटल उठाने के लिए मार्केट में से जो भी रूल्स और कंडीशंस दे के रखी हुई हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारी फुलफिल करके जो पैसा मार्केट से उठाया गया है, जो पैसा एज ए कैपिटल शेयर्स को बेचकर उठाया गया है, उस पैसे को हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। इसके ना टाइप्स होते हैं। एक होता है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज्ड कौन सी होती है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना कंपनी का, एमओए, उस एमओए के अंदर आपने जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल बता के रखी है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स के लिए, कि हम टोटल इतना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता के रखा है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि 1 करोड़ तक की कैपिटल मेरी कंपनी रेज करेगी। वो अलग अलग टाइम पर आप पर डिपेंड करता है, आप अभी कितना उठा रहे हैं, आगे कितना उठाएंगे और आगे कितना उठाएंगे वो आपकी मर्जी है। अभी आपने लिमिट उसके अंदर बता रखी है, मेरी कंपनी इन फ्यूचर टोटल इतना 1 करोड़ तक का कैपिटल इशू करेगी, उठा लेगी। तो उस लिमिट को अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। आप उतना ही इन फ्यूचर आप उतना ही पैसा उठा सकते हो, वो आपका मैक्सिमम अमाउंट है, आपके बिजनेस का मैक्सिमम अमाउंट है। लेकिन ये लिमिट जो है कि मैक्सिमम इतना ही उठा सकते हैं, उस लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं कुछ फीस पेमेंट के बाद, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं उनको कंप्लीट करके आप इस लिमिट को इंक्रीज भी करा सकते हो। इन फ्यूचर आपका बिजनेस जब अच्छे से ग्रोथ कर जाए, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सब बढ़िया, तो आप इस लिमिट को इंक्रीज भी करा सकते हो। लेकिन अभी के लिए अथोराइज्ड मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज्यादा का आप इशू नहीं कर सकते शेयर्स। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स है जो आप इशू कर सकते हो मार्केट में। अब इशूड शेयर कैपिटल इसी का एक पार्ट है। अथोराइज था 1 करोड़, इशू कर दिया 10 लाख का, इसी में से किया ना, मेरे पास मैक्सिमम इतना है जिसमें से मैं इतना इशू कर दिया मैंने शेयर कैपिटल। इशूड शेयर वो होते हैं जो पब्लिक में इशू कर दिए गए, जो आप रेज करने वाले हो, जो कंपनी ने इशू कर दिया है कि मैं इतने अमाउंट के शेयर्स इशू कर रहा हूं पब्लिक। आप चाहें तो पूरा का पूरा भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इशूड शेयर कैपिटल अथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक में इशू कर दिया गया है, जो पब्लिक में इशू कर दिया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन, कि अब लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो अमाउंट हमने बेचने के लिए निकाल दिया एक साइड, कि अमाउंट हम एज ए शेयर बेच रहे हैं, इतने शेयर्स हम। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया है, जो पब्लिक ने खरीद लिया है, ये वो पोर्शन होता है, इशूड शेयर कैपिटल का पोर्शन है। ऑथोराइज्ड का पार्ट होता है इशूड, ऑथोराइज्ड मैक्सिमम अमाउंट, इशूड जो मैक्सिमम अमाउंट में से जो पार्ट हमने पब्लिक में बेचने के लिए निकाल दिया है। इशूड में से सब्सक्राइब्ड वो होता है जो बेचने के लिए निकाला गया था, उसमें से जितना पब्लिक ने खरीद लिया है वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और अनसब्सक्राइब्ड कौन सा होगा? जो नहीं लिया पब्लिक ने। आपने निकाले थे 1 लाख के शेयर, पब्लिक ने खरीद लिए 50,000 के, बाकी का बचा हुआ 50,000 जो पब्लिक ने नहीं खरीदा वो है अनसब्सक्राइब्ड। क्लियर हो गया? अब है पेड अप कैपिटल। ये अलग अलग, ये सब इतना ही था। अब ये अलग अलग टर्म्स है पेड अप वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगी। पेड अप कैपिटल अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय इन्वेस्टर्स फॉर होल्डिंग द कंपनीज स्टॉक्स is paid up capital. As investor pay the entire amount at once, subscribed and paid up capital refer to the same amount. जो भी इन्वेस्टर्स ने पे कर दिया है अभी तक, है ना, जो इन्वेस्टर्स ने पे कर दिया है और कंपनी के पास वो अमाउंट है, जो अमाउंट कंपनी ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है अपने, जो कंपनी ने इशू किया था, लोगों ने खरीद लिया है, अब लोगों ने खरीदा है तो पैसा दिया है ना, तो वो हमारा पेड अप कैपिटल है। सब्सक्राइब किया लोगों ने और उसका पैसा दिया, तो सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब को डिफाइन किया था, एंड पेड अप कैपिटल उस अमाउंट को बोलेंगे जो कंपनी के पास है इस वक्त, जो लोगों ने शेयर खरीदने के लिए दिया है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जब एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर और नॉमिनल इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो पेड,
जब 100 रुपए के शेयर्स हैं कंपनी के पास, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कंपनी ने 100 शेयर्स पर पूरा 10 रुपए मंगवा लिया है और शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा पे कर दिया है, तो कितना? 1000 क्या है इस वक्त हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। पूरा पैसा मंगवा लिया है कंपनी ने शेयर्स पे और लोगों ने पूरा पैसा पे भी कर दिया है, वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक, इन टोटल 1000 रुपए की शेयर कैपिटल थी। कंपनी ने 100 शेयर इशू किए 10 के हिसाब से, 10 का 10 का पैसा मंगवा लिया है और लोगों ने वो पूरा पैसा दे भी दिया है, पूरे पैसे चुका चुके हैं, पूरे पैसे दे चुके हैं शेयर्स के। जितने का शेयर था मैंने उतना पैसा दे दिया है कंपनी को, तो अब वो जो अमाउंट है वो क्या बोला जाएगा उसको? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, जिससे पूरा पैसा आ चुका है कंपनी के पास। रिजर्व कैपिटल पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड अनकोल्ड कैपिटल का। यहाँ तो ये फुल्ली पेड अप और फुल्ली कोल्ड था, क्यों? 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए कंपनी ने मंगवा लिया था। अब ऐसा हो सकता है कंपनी ने 10 में से 8 रुपए मंगवाए और 2 रुपए नहीं मंगवाए कंपनी ने, वो 2 रुपए नहीं मंगवाए, वो अनकोल्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड तो है लेकिन अनकोल्ड है, क्योंकि कंपनी ने अनकोल्ड नहीं बुलाया, पैसा नहीं बुलवाया अभी तक 2 रुपए। वो 2 रुपए क्या है? कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 2 रुपए तब तक नहीं मंगवाएंगे जब तक कंपनी को ऐसी सिचुएशन ना आए कि कंपनी वाइंड अप हो रही है। कंपनी के वाइंड अप यानी कंपनी के बंद होने तक, दुकान सब बंद हो जाने तक हम नहीं मंगवाएंगे वो पैसा। हम उस वक्त मंगवाएंगे जब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और हमें जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करनी होगी, हमें अपना लॉस सेटल करना होगा। कंपनी बंद हो गई है, लेनदारों को पैसा तो देना ही है ना, तो उस वक्त जब हमें अपने लोन वोन लाइबिलिटी सब चुकानी होगी, उस वक्त हम इस पैसे को मंगवाएंगे। तो उस वक्त तक ये पैसा क्या है? रिजर्व कैपिटल। हमने रिजर्व में रख दिया है इसको कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमें पैसा चुकाना होगा, कंपनी बंद हो चुकी है, सब बंद है, और तो हमें इस पैसे में से हम अपने लोन्स और लाइबिलिटी जितना हो सकेगा उतना सेटल कर देंगे। तो ये वो रिजर्व कैपिटल है जो हमने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखी हुई है। अभी नहीं बुला रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के पास ही है ये, शेयर होल्डर्स के पास ही है ये पैसा अभी तक, क्योंकि हमने मंगवाया नहीं है 2 रुपए हर शेयर पे से। हमने बोला है हम बुरे वक्त में मंगवाएंगे, ये रिजर्व कैपिटल है। गाड़ी रिजर्व में लग जाती है ना, रिजर्व क्या होता है? एकदम रेड लाइन है ना, कि अब तो डलवाना ही पड़ेगा वरना बंद। तो ये रिजर्व वाला अमाउंट है कि जब सब बंद हो गया तो ये पैसा यूज करेंगे अब लोगों को पैसा चुकाने के लिए। कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट है, और सरप्लस। कैपिटल रिजर्व इन शॉर्ट समझ लो, कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स में को एक रिजर्व में डाला जाता है जिसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। फिक्स एसेट्स के सेल पर जो भी प्रॉफिट हमें, कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? प्रीमियम, जो शेयर्स के ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट होगा, 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 120 में बेचा है, 20 रुपए क्या है? प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट है ना। हमने क्या किया? फायदा हो गया ना, जितने का था उससे ज्यादा में बेच दिया, लेकिन ये फायदा किस पे हुआ है? शेयर कैपिटल पे। ये फायदा किस पे हुआ है? शेयर कैपिटल पे। और कैपिटल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या होता है? वो कैपिटल रिजर्व में डाल रहा है। कैपिटल प्रॉफिट है ना ये, अभी तो बात किया हमने, कैपिटल प्रॉफिट है ये, क्योंकि ये पैसा कैपिटल के थ्रू आया। फिर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, ये आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको। फॉरफिटेड शेयर्स, कुछ शेयर है जिसपे कंपनी को पैसा दे ही नहीं रहा है शेयर होल्डर, नोटिस दे दिया, टाइम लिमिट पूरी हो गई, अब वो शेयर्स को 10 रुपए का शेयर था, शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिया है, 5 रुपए दे ही नहीं रहा है। अब कंपनी क्या कहेगी? या तो तुम पूरा पैसा दो तो तुम्हें शेयर मिल जाएगा, तुम शेयर होल्डर बन जाओगे, या फिर तुम्हारा ये 5 रुपए जो आया अभी तक वो भी कंपनी जब्त कर लेगी, अब कभी वापस नहीं देगी। ऐसा होता है ना, एक टाइम लिमिट के अंदर आप पूरी पेमेंट कर दो वरना ये पैसा भी डूब जाए आपका। तो कंपनी ने उस अमाउंट को जब्त कर लिया है, और अब उस जब्त अमाउंट को, वो जो शेयर है कंपनी के पास है, वो क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उसको क्या हटा दिया गया है, अब वो पैसा कंपनी के पास हो, शेयर भी कंपनी के पास है। अब कंपनी ने वो पैसा तो रख लिया अपने पास, लेकिन उन शेयर्स को दोबारा बेच दिया,
अब बेच रही है तो 10 रुपए का शेयर था, अब उसको 15 पे बेच रही दोबारा से जब्त किए हुए शेयर को, तो 5 रुपए फिर प्रीमियम कमा रही है उस पे। पहले जो उसका दिया हुआ आधा पैसा कंपनी ने जब्त कर रखा है वो अलग से, और उन जब्त शेयर्स को दोबारा बेचकर जो पैसा और अलग से ऊपर कमा रही है वो, और तो वो प्रॉफिट रेशो पे। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होते हैं CRR, और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होते हैं DRR। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम और उन सब को कवर करेंगे, और जब हम रिडम्पशन और वगैरह की बात करेंगे तो ये सब हम वहां से कवर करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉरफिटेड शेयर्स भी अभी नहीं समझ आया होगा, जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। नाम एक जैसे है ना, क्योंकि सिर्फ आगे पीछे कर दिया ना, कैपिटल यहाँ आगे है यहाँ पीछे में कैपिटल है, तो क्या होता है इन दोनों के, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व है वो प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल कंपनी ने रिजर्व रख दी है, जो पैसा बुलवा नहीं रही है, लोगों के पास छोड़ा हुआ है कि बुरे वक्त में ले लेंगे पैसा। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं अक्यूमुलेटेड, टोटल कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बन जाता है। कैपिटल रिजर्व होता है या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, या कोई भी अलग अलग तरह के रिजर्व्स आप समझ रहे हो, प्रॉफिट में से बन रहे हैं या तो रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व्स करके चैप्टर आता है ना, तो ये कैपिटल रिजर्व वही चीजें हैं, रिजर्व्स जो प्रॉफिट में से हम बना रहे हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट में से बना रहे हैं। और रिजर्व कैपिटल है ना, एक तरह की कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट है, इशूड कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, जो पैसा हमने नहीं बुलवाया है उसको हम रिजर्व कैपिटल में रख लें। तो ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल है, कैपिटल शेयर कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट की बात हो रही है, कैपिटल प्रॉफिट की, बस इतना याद रखना। कैपिटल रिजर्व यानी कि रिजर्व को प्रॉफिट से याद रख लो कि रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट। और रिजर्व कैपिटल हमने रिजर्व कर दी है कैपिटल, ये रिजर्व किया है कैपिटल को, ये अथोराइज्ड कैपिटल से याद रख लो, रिजर्व कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अब रिजर्व कैपिटल ऐसे ही नहीं बनती है, जो कंपनी का AGM होता है ना, उसके अंदर मीटिंग होती है, उसमें रिजोल्यूशन पास होता है कि इतना पैसा हम रिजर्व कैपिटल में डालना चाह रहे हैं बुरे वक्त के लिए, इतना पैसा रिजर्व कैपिटल में डालना चाह रहे हैं बुरे वक्त के लिए। ये डिसीजन कहाँ लिया जाएगा, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके लिया जाएगा। जबकि क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कोई जरूरी नहीं है, नहीं कंपल्सन होता है कैपिटल रिजर्व फॉर एवरी कंपनी। रिजर्व कैपिटल बनाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल कंपनी अपनी मर्जी से बनाती है, ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्यों पता है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स, और कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, कैपिटल रिजर्व में इसको डाल दिया जाएगा। लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो एक हेडिंग रहेगी बैलेंस शीट में, उसमें दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व को। रिजर्व कैपिटल को हम डिस्क्लोज ही नहीं करते, बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं, सिर्फ इतना, हम रिजर्व कैपिटल की कोई बात नहीं करते बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व में अलग अलग यूजेस होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स या कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर लेते हैं। रिजर्व कैपिटल को तभी यूज करते हैं जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी पे ताला लग जाएगा हमेशा के लिए, तब हम रिजर्व कैपिटल को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये बहुत सुनने को मिलेगा, refers to the minimum number of shares that a company needs to get out of the entire issue by date of closure। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और स्टार्ट करने के लिए, वो अपने entire issue by the date of in general every company is required to raise 90% of the issue amount। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन जनरल कितना होता है, जितना भी अमाउंट इशू किया गया है पब्लिक में शेयर्स का, उसका 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब जितना इशू हमने किया है कंपनी में, जितने कंपनी ने जितने शेयर्स मार्केट में उतार दिए हैं, उसका जो मिनिमम एक अमाउंट होगा, जो कि इन जनरल 90% शेयर्स है वो बिक जाने चाहिए, लोगों ने खरीद लिए होने चाहिए, ये जरूरी है। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है, जैसे मैंने
100 शेयर्स मार्केट में उतारे, 90 शेयर्स अगर मेरे लोगों ने 100 में से नहीं खरीदे तो मुझे एक टाइम लिमिट के अंदर सारे लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे और वो इशू कैंसिल हो जाएगा वहां से। वो फिर इशू माना नहीं जाएगा, वो इशू कैंसिल हो जाएगा, मुझे सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब 90% इशू हो जाना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, कैसा होता है ना, कुछ कुछ ना कंपनियां क्या कर लेती है, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर्स को साइन करती है, या कुछ ऐसे मिडिल मैन एजेंट्स को साइन कर लेती है कंपनी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर हमारे में आप जो अंडर राइटर या जो भी एजेंट हो वो गारंटी लेगा कि आपके 90% शेयर मैं बिकवा दूंगा, अगर नहीं बिकेंगे तो वो खुद खरीदेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कंपनी कि मेरे 90% शेयर तुम बिकवा देना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो ये शेयर्स बिकवाए, ऐसे बिकवाए जाए, इसलिए 90% सब्सक्रिप्शन अचीव कर लेती है कंपनी। ऐसा बहुत कम होता है कि कंपनी के शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं और उसको पैसा वापस करना पड़ रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी पब्लिक में इशू नहीं करती है शेयर्स को, इन जो पब्लिक इशू वो नहीं करती है, एक सेलेक्टेड ग्रुप होता है पर्सन, अपनी मर्जी से कुछ लोगों का चुन के और उनको शेयर्स देती है कंपनी, उधर पब्लिक में इशू ना करके डायरेक्टली उन लोगों को शेयर्स दे देती है। ये तो मतलब देखा जाए तो गलत है ना, कंपनीज एक्ट में जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग तो पब्लिक इशू ही होता है ना, ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों होता है, सेलेक्टेड ग्रुप को देती है। और सेलेक्टेड ग्रुप कौन हो सकता है, उसके अपने प्रोमोटर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ये उनके लिए होता है पब्लिक इशू थ्रू है प्राइवेट, एक सेलेक्टेड कंपनी offering its security inviting to subscribe its securities for a selected group को देती है, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक इशू के बजाय वो सेलेक्टेड ग्रुप को डायरेक्टली इशू कर देती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, टू सेलेक्टिव एम्प्लॉयज को जो शेयर्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को, किस लिए, रिवॉर्ड के जैसे, इनाम के जैसे दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए, उनका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट योगदान है उनका कंपनी के अंदर ना, उन्होंने कुछ अच्छा किया है कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 288 में डिफाइन किया गया है स्वीट इक्विटी शेयर्स को, और ऑफर टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग, उन्होंने क्या किया, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, हार्डवर्क है उनका इतना प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, तो उनको इनाम के जैसे उनको एनकरेज करने के लिए कंपनी उनको इक्विटी शेयर्स दे देती है। टेक्निकल, उन्होंने कोई टेक्निकल नॉलेज कंपनी को दी है, या उनका कोई एक्सपर्टीज है बिजनेस में, कोई एक्सपर्टीज, कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ टेक्निकल नॉलेज है उनके पास, तो उनको कंपनी मोटिवेट करने के लिए, कंपनी में रोक के रखने के लिए उन्हें स्वीट इक्विटी शेयर्स दे देती है। मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को जो इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं उसको स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। स्वेट क्या होता है, पसीना, तो उन्होंने कंपनी के लिए अपना पसीना बहाया है, एक्स्ट्रा उन्होंने हद से ज्यादा हार्डवर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, या टेक्निकल नॉलेज उनके पास इतनी है कि कंपनी उन्हें जाने नहीं देना चाह रही है, या वैल्यू एडिशन जो उनका कंपनी में है, उनका जो आईपीआर में जो उनका रोल रहा होगा, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गेन करने के लिए बिजनेस को जो मिल रहे हैं, उनके लिए कंपनी ये शेयर्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को इशू कर देती है। या तो ये डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, या कंसिडरेशन अदर देन कैश, उनको पैसा ऐसा होता है कि सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाता है ना, सैलरी बढ़ाकर दे देते हैं, लेकिन कंपनी सैलरी बढ़ाकर देने की बजाय उनको इक्विटी शेयर्स दे देती है। इसका क्या फायदा, कंपनी के पास से कैश भी, मतलब कंपनी के पास से कैश भी नहीं जा रहा है, कंपनी ने अपना कैश बचा लिया, और अपने ही लोगों को इक्विटी शेयर्स देकर क्या फायदा मिला है कि उनके लोगों को अब ये लगेगा कि कंपनी उनकी भी तो है ना, एक फील उनको मिल जाएगी, है ना, ओनरशिप वाला फील मिलेगा, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होकर कंपनी के लिए काम करेंगे। अब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ESOP, इसमें क्या होता है, सेक्शन 237 में डिफाइन किया गया है इसको, एक सेकेंड, सेक्शन 237 क्या हो गया ये,
Define employee stock option as the option given to directors, employees, or officers of the company or of its holding or subsidiary company. कंपनी ये डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स को राइट दे देती है, ऑप्शन देती है उन्हें, right to purchase or benefit or subscribe for shares of the company at a predetermined price on a future date. कंपनी एक ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स को कि आपके पास ना चॉइस है, आप चाहें तो आने वाले किसी डेट को आज डिसाइड किए हुए प्राइस पर शेयर्स खरीद सकते हैं। मतलब कंपनी कहेगी कि आओ और आज आप बात कर लो कि आज इस प्राइस पे कि आप जैसे कि फ्यूचर में चाहे कोई भी प्राइस हो, मैंने बात किया कि मैं 100 रुपए पे 100 रुपए में 10 जैन को इतने शेयर्स खरीद लूंगा, तो ये ऑप्शन किसके पास है? ये ऑप्शन एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को दिया जाता है कि वो आज ही कि वो खरीद सकते हैं प्रीडिटरमाइंड, पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर, एक फ्यूचर डेट में, आने वाले वक्त में पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर शेयर खरीद लेंगे। आज ही डिसाइड कर लिया ना कि 100 रुपए पे खरीदेंगे, अब उस दिन चाहे 1000 रुपए के शेयर हो जाए या 1 लाख का शेयर मिल रहा हो या 10 लाख का मिल रहा हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अमाउंट पहले से डिसाइड हो चुका है कि 100 रुपए के हिसाब से खरीदेगा वो। ये ऑप्शन सिर्फ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के पास होता है, सिर्फ उन्हीं को मिलती है ये चॉइस, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। Proposes to increase its subscribed share capital by issuing further shares to its employees. An employee benefit plan है ये, issued by company for its employees, उनको encourage करने के लिए, encourage employee ownership in the company. अब इसमें और लास्ट जो हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़े थे उसमें क्या फर्क है? उसमें टेक्निकल नॉलेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन या आईपीआर या ऐसा किसी चीज के लिए इशू किए जाते हैं वो, जबकि ये कंपनी बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के भी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए स्कीम निकाल देती है अपनी मर्जी से, बिना कुछ एक्स्ट्रा, अगर वो कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं तो भी निकाल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल दे रहे हो या आईपीआर दे रहे हो कंपनी को तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा उन शेयर्स का, नहीं, ये स्कीम अपने एम्प्लॉयज के लिए निकाल दे सकती है, क्योंकि उसमें तो कंपनी या तो डिस्काउंट पे, स्वेट इक्विटी शेयर्स को या तो कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है, या फिर कंपनी पैसे की बजाय उनको सैलरी बढ़ाने की बजाय, उनको पैसा देने की बजाय शेयर्स दे देती है, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी कहती है कि आप आज पैसा डिसाइड कर लो, इतने पैसे पे आप इन फ्यूचर में खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आप आज बता सकते हो कंपनी को। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं सेक्शन 35 का डी, इसमें क्या होता है? प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी इनकर एट द कंपनी को इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड या स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। बिजनेस सेटअप करने के लिए जितना भी खर्चा लगता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड, डॉक्यूमेंट्स को का खर्चा, इसके अंदर आएंगे लीगल जो भी खर्चा रहेगा, हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं ना कंपनी स्टार्ट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह के, या जो भी रजिस्ट्रार को फीस दी गई है, ये सब खर्चे इसी में आएंगे, और इनको राइट ऑफ भी किया जाता है इन खर्चों को, वो हम आगे देखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, जितना तो समझ आ गया, 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 120 में बेच दी है और लोगों को कह रही है 120 पे खरीदना है तो खरीदो, पे इशू कर दिया पब्लिक में, तो अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये प्रीमियम है, और किसके ऊपर प्रीमियम है? सिक्योरिटी के ऊपर प्रीमियम है। तो 100 रुपए का शेयर, उसके मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है, थोड़ा शेयर कैपिटल में भी डिफाइंड है कि 100 रुपए के शेयर है या इतने अमाउंट है शेयर कैपिटल, और कंपनी भी मान रही है कि इतने रुपए का, लेकिन हम 120 में देंगे, आपको लेना है तो लो। तो ये 20 रुपए क्या हो गया? सिक्योरिटी पे प्रीमियम चार्ज कर दी कंपनी। आपका शेयर तो 100 रुपए का ही है, ऐसा नहीं आपने 120 में खरीदा है तो आपकी कैपिटल 120 की, आपके पास 120 रुपए है, नहीं नहीं, वो 100 रुपए ही है, कंपनी भी मान रही है, लेकिन वो 120 में देगी आपको 100 रुपए। ये 20 रुपए वो किस बात के ले रही है? वो कह रही है कि सिक्योरिटी पे प्रीमियम देंगे, हमारी कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है कि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होना ही होना है, इसलिए हम प्रीमियम चार्ज करेंगे।
तो डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड द ऑफर प्राइस, जितने की फेस वैल्यू है शेयर की उसके और जो प्राइस कंपनी ने ऑफर किया है इन जनरल पब्लिक को, उसके बीच के डिफरेंस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। एक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज एट ए प्राइस विच इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। 100 रुपए से ये नॉमिनल वैल्यू है, इससे ज्यादा पे कंपनी ऑफर कर सकती है। किया ना, 100 रुपए का शेयर था 120 पे ऑफर कर दिया, तो हमारा नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे है ऑफर प्राइस। कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, हम ये मानेंगे। फिर जब कंपनी नॉमिनल से ज्यादा पे ऑफर प्राइस रखा है, इसका मतलब कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है। अब सेक्शन 52 बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूज किया जा सकता है, कहाँ यूज करोगे आप इसको? तो फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उनको राइट ऑफ करने के लिए या उन खर्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट इनकर्ड कंसर्न। अच्छा, सिक्योरिटीज से जो खर्चा हुआ होगा कंपनी को, शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के, या डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू किए होंगे कंपनी ने पहले, या फिर कोई भी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन दिया होगा कंपनी ने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ना कि हम कमीशन पे हमारा सब्सक्रिप्शन करवा दो प्लीज, 90% सब्सक्रिप्शन मीट कर लिया, कैसे किया? इस अंडर राइटिंग कमीशन दे करके। तो कमीशन को कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। डिस्काउंट को कहाँ से, शेयर पे डिस्काउंट अगर दिया होगा तो कहाँ से राइट ऑफ करेगी कंपनी? प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेगी। तो यही सब फॉर एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कभी कभी जो डिबेंचर्स है वो प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रीमियम पर रिडीम कर देते हैं, कि जैसे लोगों का पैसा कितना है, मेरे पास 1000 रुपए देना है मुझे रिडम्पशन पे, एक वक्त के बाद रिडीम होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ऐसा होता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद हम हमने बोला हुआ है कि हम 20 साल बाद डिबेंचर्स का पैसा वापस कर देंगे और 20 साल बाद हम उनको दे रहे हैं 1,00,000 रुपए। अब कंपनी कहती है कि मेरे पास पैसा है और अवेलेबल है सरप्लस, सारी चीजें कर लेने के बाद भी मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं लोगों को प्रीमियम पे रिडम्पशन दूंगी, 1,00,000 नहीं, 1-1.5 लाख पैसा वापस कर रहे हैं हम। इससे क्या फायदा होगा? कंपनी की इमेज, गुडविल का, लोगों को ये लगेगा कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, तो आगे हम ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। तो कंपनी ऐसा कर देती है, 1,00,000 रुपए देने हैं मुझे 20 साल बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, तो मैं 1,00,000 ना देकर के 1.5 लाख दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। वो 1.5 लाख के लिए 50,000 कहाँ से आ रहा है? वो 50,000 जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से दे देंगे। जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में आया हुआ उसमें से हम प्रीमियम दे देंगे रिडम्पशन के लिए। फिर है फंडिंग अ स्कीम और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज विच इज कंडक्टेड इन कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68। बायबैक, कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीद लेती है मार्केट में। और क्यों खरीद लेती है? उसे लगता है अब कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है, कैश पड़ा हुआ है, और कंपनी को लगता है ये फालतू में पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ यूज कर लेता है इसका। और कैसे? लोगों के पास में इक्विटी शेयर्स है तो लोगों के पास ज्यादा ओनरशिप चली गई है ना, कंपनी चाहती है कि कंट्रोल मेरे ही पास रहे। लोगों से कैसे लेंगे कंट्रोल? उनके शेयर्स खरीद लेंगे, कंपनी खुद खरीद लेगी उनके शेयर्स, उनको पैसा दे करके। तो ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लोगों को देंगे और उनसे शेयर खरीद लेंगे। अब वो कंपनी के पास आ गया शेयर, कंपनी के पास शेयर्स है, कंपनी के पास ओनरशिप है, कंपनी के पास कंट्रोल आ गया। कम से कम लोगों के पास कंट्रोल रहेगा क्योंकि कंपनी ने खुद के शेयर खुद खरीद लिए, अब कंपनी के पास ही कंट्रोल है। तो इसीलिए बायबैक के लिए भी इनको यूज कर लिया जाता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है? कंपनी ने इशू किए थे 1000 शेयर, लोगों ने अप्लाई कर दिया, ये इशूड है, लेकिन शेयर्स को इतना पसंद कर रहे हैं लोग कि उन्होंने कितने के लिए सब्सक्राइब कर दिया? अप्लाइड, लोगों ने अप्लाइड कितने के लिए कर दिया? 2000 शेयर्स के लिए। सबको चाहिए, अब सबको तो नहीं मिल सकता है ना, तो ऐसा नहीं है सबने कि सबने एक एक शेयर के लिए अप्लाई कर रखे हैं, नहीं, कुछ लोगों ने 100 के लिए किया होगा, कुछ 50 के लिए किया होगा। तो एक रेशियो डिसाइड हो जाएगा कि 1000 रेशियो 2000, 2000 रेशियो 1000। जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 1000 शेयर देंगे हम
क्योंकि हमारे पास उतना ही दो, ऐसा तो है नहीं अब 2000 के लिए अप्लाई किया है लोगों ने, 2000 शेयर्स की डिमांड आई है तो हम 2000 दे देंगे, नहीं। कंपनी ने इशू कितना किया था, 1000 किया था, तो कंपनी 1000 ही दे सकती है। तो क्या करेगी, रेशियो निकाल लेगी कि जितने के लिए अप्लाई किया था उससे रेशियो कर देंगे जितना हम दे सकते हैं टोटल। तो अभी रेशियो कितना बन गया, 2:1। जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसे 1 देंगे, जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसे 1 शेयर मिलेगा। ये रेशियो निकल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा बेसिस पे, है ना। एक रेशियो निकाल करके हम ये देखेंगे जिस सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और हम देखेंगे कितने के लिए अप्लाई किया है, कितना इशू कर सकते हैं हम, उसका एक रेशियो बना करके जितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया उतना ना दे करके प्रोरेटा बेसिस पे उन्हें जब अलॉटमेंट देते हैं, प्रोरेटा बेसिस पे जब उन्हें शेयर्स अलॉट करेंगे तो उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट बोलेंगे। ये प्रोरेटा बेसिस है, आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी कितना दे सकती है उसका रेशियो निकाल के उस बेसिस पे आपको शेयर्स अलॉट कर दी। कॉल इन एरियर्स क्या होता है, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, सॉरी, कंपनी ने 100 रुपए मंगवाया है, आपने अभी तक 80 ही दिया, लास्ट पैसा या जो भी पैसा आपने नहीं दिया उसको कॉलिंग एरियर्स बोलेंगे। कॉलिंग एरियर्स मतलब कॉल कर लिया गया पैसा, कंपनी ने मांग लिया है, आप नहीं दे रहे हो, वो बकाया पैसा आप नहीं दे रहे हो, ये पैसा, इसको बोलेंगे कॉलिंग एट, जो पैसा अभी तक आया नहीं। एक लास्ट टॉपिक जो बच जाता है, कंपनी के टाइप्स क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने वर्ड्स यूज भी किए थे ना, अनलिमिटेड या लिमिटेड। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी होती है, लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिफाइन है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर्स टू कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय अमाउंट दैट इज अनपेड ऑन देयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर्स टू द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स टू द क्रेडिटर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स है जितना पैसा शेयर का है, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरी कंपनी का मेरे पास 1000 रुपए के शेयर्स है जिसपे से मैंने 500 दे दिया है। अब मेरी कंपनी कल को लॉस में जा रही है, कंपनी को पैसा चुकाना है, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, जो बचा हुआ 500 रुपए जो मैंने अभी तक नहीं दिया है वही है बस। उसके बाद कंपनी अगर लॉस नहीं चुका पा रही है, फिर भी नहीं पैसा चुका पा रही, कंपनी की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरी टेंशन सिर्फ अपने शेयर के अमाउंट तक की है। मेरे पास कंपनी के 1 लाख के शेयर्स हैं, मैंने कंपनी को 70,000 रुपए अभी तक दे चुका हूँ। कल को कंपनी लॉस में चली जा रही है, कंपनी कहती है पैसा चुकाना है, तो मैं 30,000 ही और दूंगा। उसके बाद भी अगर कंपनी नहीं चुका पा रही है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी की प्रॉब्लम। कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं, उसका एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी, एक्स्ट्रा बर्डन थोड़ी मैं लूंगा। क्यों, मेरी लाइबिलिटी उतनी है जितनी के अमाउंट के मैंने शेयर्स ले रखे हैं, मैं सिर्फ उतने ही पैसे का देनदार हो सकती। मेरी जवाबदेही सिर्फ अपने शेयर अमाउंट तक की है, उसके बाद की नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे शेयर्स के अमाउंट तक लिमिटेड होती है, यहाँ पे गारंटी के अमाउंट तक लोग है ना गारंटर्स बन जाते हैं कंपनी के, कि मैं इतना पैसा कल को कंपनी बंद होगी या वाइंड अप होगी या लिक्विडेशन में जाएगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 1 करोड़ पैसा मैं दूंगा अगर कंपनी बंद होगी तो। कुछ लोग गारंटी लेते हैं ऐसे, तो गारंटर की 1 करोड़ तक की जवाबदेही है, उसके बाद की नहीं है। अगर कंपनी उससे ज्यादा भी लॉस में गई है, उससे ज्यादा नुकसान है, उससे ज्यादा पैसे में कर्ज में है, तो भी वो सिर्फ गारंटी के अमाउंट तक का ही पैसा देगा गारंटर, उससे ज्यादा का पैसा गारंटर नहीं देगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी शेयर्स के अमाउंट तक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लाइबिलिटी गारंटीड अमाउंट तक की है, बस लाइबिलिटी वहीं तक है। अब अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कंपनीज हैव नो लिमिट्स ऑन देयर मेंबर्स लाइबिलिटी। इस कंपनी में क्या होता है ना, मेंबर्स की लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं होती, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। कंपनी का जितने का डेब्ट है, जितने का कर्जा है कंपनी का, उतने लाइबिलिटी बनेगी आपकी। आप नहीं कह सकते हो कि मेरे पास इतने का शेयर है मैं इतना ही दूंगा, नहीं, उसका जितने का कर्जा कंपनी का है वो सारी की सारी आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पहले ही बता दिया। फिर कंपनी बेसिस ऑफ मेंबर्स पे पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक बार इनको देख लेते हैं। तो पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप कैपिटल के बेस पे देख लेते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल, कितनी कैपिटल, प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम कैपिटल 1 लाख होती है, पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम कैपिटल 5 लाख होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए,
सिंगल मेंबर है तो 1 पर्सन कंपनियां तो होती है ना, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इन जनरल मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, ये गवर्नमेंट के रूल्स है, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 50 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। शेयर्स के ट्रांसफर पे प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे ट्रांसफर हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है ट्रांसफर करने पे, आप अपनी मर्जी से शेयर्स नहीं बेच सकते, क्योंकि जिसमें 50 ही मेंबर हैं, सब एक दूसरे को जानते ही होंगे। पब्लिक कंपनी थोड़ी क्या अनलिमिटेड है, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ है मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है, सब तो ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जरूरी भी नहीं। लेकिन पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई अपना शेयर कहीं भी बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज का टॉपिक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 2 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।